Hello everyone, welcome to yet another session of the important current affairs series for the month of October 2025. So October 2025 में PIB, द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस में जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ था वो हम इस सीरीज़ में कवर करने का कोशिश कर रहे हैं, राइट। सो अक्टूबर 2025 का जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वीडियोज़ है हमने हमारे यूट्यूब चैनल में ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं. सो इफ़ यू हैवंट वॉच दोज वीडियोज़ यू कैन गो टू आवर यूट्यूब चैनल एंड वॉच देम. एंड सिमिलरली वी हैव ऑल्सो अपलोडेड द September 2025 current affairs in our YouTube channel. You can watch that as well, right? So without wasting any time, we'll cover the important current affairs today, right? So जो भी October 2025 में जो बचा हुआ करंट अफेयर्स था उसको हम यहाँ पे कवर करने का कोशिश करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो, राइट. सो रिसेंटली 27 पॉइंट एक्शन प्लान as per stage 1 GRAP, right, was invoked in entire NCR region. तो NCR region में NCR region जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी रीजन है वहाँ पे एयर क्वालिटी काफ़ी डिग्रेड हो चुका है ऑलरेडी, राइट, बिकॉज द विंटर हैज़ ऑलरेडी बिगन. सो विंटर जस्ट शुरू होते ही यहाँ पे जो एयर क्वालिटी काफ़ी डिग्रेड हुआ है. इसी के चलते ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के तहत स्टेज 1 वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया है, राइट, एंड 27 पॉइंट एक्शन प्लान स्टार्ट किया गया है. तो इसके बारे में हमको जानना है. सो दिस वॉज इन न्यूज़ इन PIB में न्यूज़ में था, राइट, 14 अक्टूबर में. तो आपको जानना है वहाँ पे यहाँ पे GRAP क्या है, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान. CAQM क्या है, कमीशन ऑन एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, ठीक है. तो ये है ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, राइट. अंडर ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान बेसिकली द नेशनल कैपिटल टेरिटरी रीजन एंड पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राइट, राजस्थान रीजन एंड सम रीजन्स ऑफ दिल्ली. तो ये रीजन में एयर का जो है कंट्रोल करने का, एयर पोल्यूशन कंट्रोल करने का कोशिश किया जाता है, राइट, प्लान बनाया जाता है अंडर दिस ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, ठीक है. तो आपको ये चीज़ जानना है. NCR रीजन, पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, दिल्ली एंड चंडीगढ़ का कुछ रीजन, राइट. तो वहाँ पे जो एडजॉइनिंग एरिया है वहाँ पे एयर पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान बनाया जाता है. तो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान कब से स्टार्ट हुआ? ये स्टार्ट हुआ MC मेहता केस के बाद. तो MC मेहता केस एज यू ऑल नो दिस इज़ अ लैंडमार्क एनवायरमेंटल केस, ठीक है, एनवायरमेंटल केस था. तो इस केस में क्या हुआ? इस केस में बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि देयर शुड बी अ सर्टेन प्लान टू कंट्रोल और कर्व द एयर पोल्यूशन इन दिल्ली NCR रीजन, ठीक है. तो ये MC मेहता केस में हुआ, राइट. इसके बाद GRAP आया, आपको ये चीज़ जानना है. एंड ये GRAP केम इनटू फोर्स इन 2017, ठीक है, 2017 के बाद ये आया था, राइट. एंड ये MC मेहता केस जो था ये 2016 में आया था, राइट. सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट यू नीड टू नो. एंड दिस GRAP इज़ बेसिकली अ what is it? It is basically a precautionary and preemptive measure, ठीक है, टू कंट्रोल द एयर पोल्यूशन. तो एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए जो फ्यूचर प्लान बनाया जाता है, प्रिकॉशनरी मेजर लिया जाता है, वो है ये कमीशन ऑन एयर क्वालिटी मैनेजमेंट. सो दिस इज़ द बॉडी एंड दिस इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडी. एंड दिस हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड अंडर द नेशनल, दैट इज़ द CAQM, कमीशन ऑन एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, नेशनल कैपिटल टेरिटरी रीजन एक्ट ऑफ 2021, ठीक है. तो दिस एक्ट के तहत ये बनाया गया है CAQM. तो आपको ये चीज़ याद रखना है, दिस इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी. ये प्रीलिम से पूछा जाता है, आपको ये चीज़ याद रखना है. एंड बेसिकली अंडर CAQM कमीशन, ये CAQM ही तय करता है कि व्हाट शुड बी द प्लान ऑफ एक्शन अंडर द ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, ठीक है. तो दैट इज़ द पॉइंट दैट यू शुड नो. एंड दिस CAQM, दिस बॉडी इज़ बेसिकली डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल इन पार्लियामेंट, ठीक है. तो पार्लियामेंट में ये डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल बॉडी है. तो आपको ये चीज़ याद रखना है. CAQM, इसके बारे में पूछा जाता है UPSC में. एंड ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, इसके बारे में भी जानना है, राइट. एंड व्हाट आर द ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, इसमें क्या क्या स्टेजेस है आपको वो चीज़ जानना है, राइट. सो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान में स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, 4 ये स्टेजेस हैं, राइट. स्टेज 1 में एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है पुअर रहता है. एंड इसमें जो है
एयर क्वालिटी इंडेक्स का जो वैल्यू रहता है 201 से 300 तक रहता है, ठीक है। दिस इज स्टेज 1। एंड स्टेज 2 में क्या है, स्टेज 2 में एयर क्वालिटी इंडेक्स का वैल्यू 301 से 400 रहता है, राइट। एंड दिस इज कॉल्ड वेरी पुअर, ठीक है। एंड स्टेज 3 में क्या होता है, देयर इज अ एयर क्वालिटी इंडेक्स का वैल्यू कितना रहता है 4012 to 450 एंड दिस इज कॉल्ड सीवियर, ठीक है, सीवियर। एंड थर्ड इज स्टेज 4, हियर द वैल्यू ऑफ एयर क्वालिटी इंडेक्स इज मोर देन 450, इफ मोर देन 450 देन द क्वालिटी ऑफ एयर इज वेरी सीवियर एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो इसके तहत जो भी स्टेप्स लिया जाता है बेस्ड ऑन दिस स्टेजेस, ठीक है। अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स 201 से 300 तक है तो यहाँ पे मैकेनिकल स्वीपिंग, वाटर स्प्रिंकलिंग ऑन रोड्स, ठीक है, तो एनक्लोजिंग बैन ऑन ओपन बर्निंग ऑफ वेस्ट, ये सब जो है मेजर लिया जाता है वहाँ पे। एंड स्टेज 2 में और ज़्यादा मेजर लिया जाता है, एंड स्टेज 3 में इससे भी बड़ा मेजर लिया जाता है, एंड स्टेज 4 में इवन द ग्रेटर मेजर इज टेकन, ठीक है। तो विद द इंक्रीज ऑफ स्टेजेस द ग्रेटर मेजर्स आर टेकन। तो what measures will be taken that will not be asked, but you need to know the values under which these stages falls under, ठीक है। तो स्टेज 1 2 3 में क्या क्या है आपको वो चीज़ याद रखना है। एंड एयर क्वालिटी इंडेक्स आपको इसके बारे में भी जानना है, व्हाट इज़ द एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स इज बेसिकली the index which was launched under स्वच्छ भारत मिशन, ठीक है। तो स्वच्छ भारत मिशन के अंडर ये लॉन्च किया गया था एयर क्वालिटी इंडेक्स। एंड इस एयर क्वालिटी इंडेक्स के तहत देर आर 6 कैटेगरीज, ठीक है, 6 कैटेगरीज ऑफ एयर क्वालिटीज, राइट। एंड अपार्ट फ्रॉम 6 क्वालिटीज देर आर हाउ मेनी 8, right? 8 pollutants have been listed under this. आपको यूपीएससी में ये पूछा जाएगा डायरेक्टली, दिस क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड इन यूपीएससी कि हाउ मेनी पोल्यूटेंट्स आर देयर अंडर द एयर क्वालिटी इंडेक्स, ठीक है। 8 पोल्यूटेंट्स है, ये क्या क्या है, PM 2.5, राइट, PM 10, देन लेड है, अमोनिया है, राइट। व्हाट इज़ दैट, आफ्टर दैट there is nitrous oxide, then there is a carbon monoxide, ozone, right. And apart from that 1 2 3 4 5 6 7, right. And apart from that what is there, sulfur dioxide. So these are the 8 pollutants that are there under the air quality index, right. So you have to know all the air pollutants that has been asked in PYQ. So this is the PYQ you can see here. So the question directly from AQI has been asked in 2016, right. So apart from that you need to know the air quality index, when it is considered good, when it is considered satisfactory, moderately polluted, etc. ठीक है। GRAP के तहत जो स्टेजेस दिया जाता है उसमें और एयर क्वालिटी इंडेक्स में डिफरेंस है, आपको ये चीज़ याद रखना है, राइट। एयर क्वालिटी इंडेक्स के तहत गुड, सेटिस्फैक्ट्री, मॉडरेटली पॉल्यूटेड, पुअर, वेरी पुअर एंड सीवियर। सो ये 6 कैटेगरी है अंडर द एयर क्वालिटी इंडेक्स, राइट। गुड मीन्स 0 to 50, ठीक है। Satisfactory means the pollution level is 51 to 100, right. And moderately polluted means 101 to 200. The poor means 201 to 300, right. So ऐसे करके कैटेगरीज दिया गया है, आपको ये चीज़ याद रखना है, राइट। अंडर एयर क्वालिटी इंडेक्स देर आर 6 क्राइटेरिया, राइट। तो आपको ये चीज़ याद रखना है। एंड नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट PYQ, दिस इज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. So after watching this video you'll be able to answer this question. So we just discussed कि what are the pollutants that are covered under the air quality index, right. 8 pollutants है, तो आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करो what will be the answer of this question, right. Now moving on to next important current affairs, that is the ANRI, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, ठीक है। तो इसके बारे में न्यूज़ है, तो ये मुझे लगता है दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द प्रीलिम्स, यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है इसके बारे में, बिकॉज दिस हैज़ बिन अ इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. एंड दिस अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन हैज़ बेसिकली सुपरसीडेड और सब्ज्यूम्ड अंडर इटसेल्फ द साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड. ठीक है, तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी हुआ करता था जो इंडिया में साइंस एंड टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के लिए इंडस्ट्री एकेडमी एंड गवर्नमेंट का जो है लिंकेज को प्रमोट करने के लिए एक बॉडी था.
राइट। तो इसको सुपरसीड करके अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाया गया है, राइट। तो इसके बारे में जानते हैं, ये भी PIB का न्यूज़ था। नाउ what the news, the Anusandhan National Research Foundation has been provided the fund of 1 लाख करोड़, ठीक है, 1 लाख करोड़ का फंड दिया गया है बाय द पीयूष गोयल हु इज़ द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। एंड इट एम्स टू बूस्ट ट्रांसफॉर्मेटिव रिसर्च इनोवेशन एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ। तो आगे जो साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड था, राइट, उसी का जो है फंक्शंस अभी इसको दिया गया है, बट विथ मोर फंक्शंस एंड मोर पावर्स, ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद रखना है, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एक्ट 2023 के तहत ये बनाया गया है, ठीक है। तो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट यू नीड टू नो, एंड देर आर अदर फ्यू पॉइंट्स दैट यू नीड टू नो अबाउट दिस फ्रॉम द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव, ठीक है। तो अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एक तो हो गया, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, राइट, दैट मीन्स इट हैज़ बीन मेड बाय द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का एक्ट से बनाया गया, ठीक है। ये एक्ट 2023 में पास किया गया था। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बेसिकली क्या करता है, इट प्रमोट्स R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रमोट करता है, इंडस्ट्री, एकेडमिया एंड जो है इंडस्ट्री, एकेडमिया एंड गवर्नमेंट का जो है लिंक को प्रमोट करता है, ठीक है, लिंकेज को प्रमोट करता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स स्ट्रक्चर क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है आपको जानना है। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के तहत देर आर 2 बॉडीज़, वन बॉडी इज गवर्निंग काउंसिल, अनदर बॉडी इज कॉल्ड द एग्जीक्यूटिव बॉडी, ठीक है। तो गवर्निंग काउंसिल इज बेसिकली चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर इसका चेयर होता है, तो आपको ये चीज़ याद रखना है। एंड देर इज ऑल्सो मेंबर विच इज़ कॉल्ड द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र, ठीक है, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र, और भी बाकी सारा मेंबर्स रहता है। तो आपको बस ये चीज़ याद रखना है, चेयरपर्सन रहता है यहाँ पे, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अनदर इंपॉर्टेंट पर्सन इज प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र टू द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द एग्जीक्यूटिव बॉडी में कौन रहता है, एग्जीक्यूटिव बॉडी में बेसिकली द चेयरपर्सन इज द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र, ठीक है। तो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र इज द चेयरपर्सन ऑफ द एग्जीक्यूटिव बॉडी, एंड गवर्निंग काउंसिल का जो एग्जीक्यूटिव जो चेयरपर्सन वो है वो कौन है, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद रखना है, इसका स्ट्रक्चर पूछा जाता है यूपीएससी में। द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज द इंटरनेशनल सोलर असेंबली, राइट। सो रिसेंटली द 8th इंटरनेशनल सोलर असेंबली वाज हेल्ड इन गुड़गांव, राइट, गुरुग्राम में हुआ था ये। एंड दिस इंटरनेशनल सोलर अलायंस, एज वी ऑल नो, दिस वाज फाउंडेड बाय इंडिया एंड फ्रांस, राइट, फ्रांस एंड इंडिया में ने फाउंड किया था 2015 में। एंड दिस इंटरनेशनल सोलर अलायंस इज़ व्हाट, इट इज़ द फर्स्ट ट्रीटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, ट्रीटी बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, इट इज़ द फर्स्ट ट्रीटी बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, राइट। इसका 8th असेंबली इंडिया में हुआ था रिसेंटली, तो आपको ये चीज़ याद रखना है। एंड 8th असेंबली का मेन हाईलाइट क्या है, यहाँ पे चाइना ने ज्वाइन किया है एज अ मेंबर कंट्री, ठीक है। सो चाइना हैज़ बिकम द मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस, राइट। सो यू शुड नो दिस पॉइंट, सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ द आर वर्कर्स राइट बीइंग एरोडेड, ठीक है। सो दिस टॉपिक वॉज इन न्यूज़, सो इन एडिटोरियल सेक्शन ऑफ द हिंदू, राइट। सो द हिंदू में था ये न्यूज़। तो रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ था सिगाची इंडस्ट्रीज़ केमिकल फैक्ट्री में, राइट, एक तेलंगाना का एक इंडस्ट्री है, वहाँ पे इंडस्ट्रियल इंसिडेंट हुआ था। तो काफ़ी वर्कर्स का डेथ हुआ वहाँ पे, काफ़ी बड़ा इंसिडेंट था, राइट। सो इसके रिलेटेड न्यूज़ है। तो इसमें हमको जानना है कि व्हाट आर द की लेबर लॉज गवर्निंग द वर्कर्स राइट। सो इस तरह का जो इंसिडेंट होता है, राइट, जहाँ पे काफ़ी सारा वर्कर्स का डेथ होता है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए एंड इस इंसिडेंट होने के बाद उसको कैसे प्रिकॉशनरी मेजर्स लिया जा सकता है, हाउ टू हैंडल दो सिचुएशंस, व्हाट आर द राइट्स ऑफ वर्कर, राइट, सो व्हाट आर द प्रोविजंस फॉर दिस। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट द की लेबर लॉज गवर्निंग द वर्कर्स राइट इन इंडिया आर द फैक्ट्रीज एक्ट ऑफ 1948, राइट। इट गवर्न्स द वर्किंग कंडीशन, मशीनरी मेंटेनेंस, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, वर्किंग आवर्स, रेस्ट ब्रेक्स, कितना टाइम का रेस्ट होना चाहिए, कितना वर्किंग आवर होना चाहिए,
ये बताता है फैक्टरीज एक्ट ऑफ 1948, राइट. इट इंक्लूड्स द प्रोविजंस फॉर इंस्पेक्शन एंड इन्फोर्समेंट टू इंश्योर द कंप्लायंस, राइट. उसका इन्फोर्समेंट कैसे किया जाए, इंस्पेक्शन कैसे करना है, उसके बारे में बताता है, राइट. इट वाज अमेंडेड इन 1976 एंड 87 आफ्टर द भोपाल गैस ट्रेजेडी. सो भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद इसका जो है कुछ प्रोविजंस चेंज किया गया, राइट. सेफ्टी मेजर को स्ट्रेंथन किया गया, तो वो चीज़ याद रखना. एंड वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट ऑफ 1923, ये भी आपको एक इम्पॉर्टेंट एक्ट है, याद रखना है, राइट. सो इट प्रोवाइड्स फॉर द कंपनसेशन टू इंजर्ड और किल्ड ऑन जॉब. अगर कोई जॉब में किसी का डेथ होता है, राइट, इंडस्ट्री में डेथ होता है, तो वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 प्रोवाइड करता है. एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, ESI एक्ट 1948, राइट. ये हेल्थ केयर, मेडिकल इंश्योरेंस एट्सेट्रा, ये सब प्रोवाइड करता है वर्कर्स को. एंड पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 एंड मिनिमम वेजेस एक्ट, राइट. कितना वेज मिलना चाहिए, मिनिमम फ्लोर वेज कितना रहना चाहिए, ये बताता है. एंड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 प्रोटेक्ट्स वर्कर्स राइट रिगार्डिंग टर्मिनेशन, ले ऑफ्स एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन. ठीक है, तो ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, जैसे कि अगर किसी को ले ऑफ किया जाता है, टर्मिनेट किया जाता है, तो उसका लेबर का राइट क्या है, उसके बारे में यहाँ पे बताता है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस एक्ट कोड 2020, राइट. 2020 में एक कोड पास किया गया, तो इसके बारे में भी आपको जानना है, राइट. ये कोड ने काफ़ी सारा लॉज, जैसे कि द फैक्ट्रीज एक्ट, वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट, ये सब एक्ट को मर्ज करके एक नया कोड बनाया गया इंडिया में, राइट. तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ द 4 लेबर कोड्स दैट वर मेड इन इंडिया. ठीक है, तो कोड ऑन वेजेस, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी एट्सेट्रा, जो वेजेस लेबर कोड्स है, उसमें से ये एक ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड है, ये एक है, राइट. इसके बारे में आपको जानना है. तो रीजंस फॉर राइजिंग इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स इन इंडिया, तो इंडिया में इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या क्या है, आपको जानना है, राइट. नेग्लिजेंस एंड कॉस्ट कटिंग, तो जो स्टैंडर्ड्स दिया जाता है, राइट, ये सब कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, ये सब लॉज में जो स्टैंडर्ड्स दिया जाता है, उस स्टैंडर्ड्स को मेंटेन नहीं किया जाता है. ILO ऑब्जर्वेशन, राइट. एक्सीडेंट्स यूजुअली स्टेम फ्रॉम द अंडर इन्वेस्टमेंट इन सेफ्टी, लो वर्किंग आवर्स. ठीक है, तो लॉन्ग वर्किंग आवर्स, तो यहाँ पे जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स में काफ़ी कम इन्वेस्टमेंट होता है, लैक ऑफ ट्रेनिंग है. एंड there are the overwork and fatigue, weak law enforcement, right, unregistered workers, many workers in informal sector, right. In industries there are many informal workers, they do not have any registration. ठीक है, तो उनको सोशल सेफ्टी नेट से बाहर रखा जाता है. एंड इंश्योरेंस मैनिपुलेशन, राइट. सो ऑल दीज थिंग्स आर द रीजंस फॉर राइजिंग लेबर लॉज. एंड प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव में आपको कुछ पॉइंट याद रखना है, राइट. इंटरनेशनल लेबर लॉज ऑर्गेनाइजेशन का जो कुछ कन्वेंशंस है जो इंडिया ने रेटिफाई किया है एंड नॉट रेटिफाइड बाय इंडिया, तो इंडिया ने कौन कौन सी जो है लेबर ILO का कन्वेंशन को रेटिफाई किया है, नहीं किसका कौन कन्वेंशन को नहीं किया है, वो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, UPSC में, नहीं तो SSC में कोई भी एग्ज़ाम से पूछा जा सकता है. तो कौन सी कन्वेंशन जो है इंडिया ने रेटिफाई किया है, रेटिफाइड बाय इंडिया आर द फोर्स लेबर कन्वेंशन नंबर 29, द अबॉलिशन ऑफ फोर्स लेबर कन्वेंशन 105, equal remuneration convention, right, discrimination employment occupation convention, minimum wage convention and the worst form of child labor convention. So ये जो 6 कन्वेंशन है इंडिया ने रेटिफाई किया है अभी तक, राइट. तो इसमें डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, फोर्स लेबर कन्वेंशन, अबॉलिशन ऑफ फोर्स लेबर कन्वेंशन, इक्वल रिम्यूनरेशन कन्वेंशन, डिस्क्रिमिनेशन कन्वेंशन, मिनिमम वेज कन्वेंशन एंड वर्स्ट फॉर्म्स ऑफ चाइल्ड लेबर कन्वेंशन. ठीक है, इंडिया ने क्या क्या रेटिफाई नहीं किया है अभी तक. फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स टू ऑर्गेनाइज कन्वेंशन. ठीक है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू ऑर्गेनाइज कन्वेंशन, ये साइन नहीं किया. फ्रीडम टू ऑर्गेनाइज एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग कन्वेंशन, ये भी साइन नहीं किया इंडिया में, राइट. ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ कन्वेंशन एंड प्रमोशन ऑफ फ्रेमवर्क फॉर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कन्वेंशन. तो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज में इंडस्ट्रीज में एक्सीडेंट्स होता है, राइट, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी रिलेटेड, उसका कन्वेंशन इंडिया ने अभी तक साइन नहीं किया है, राइट. सो इट इज़ हाई टाइम फॉर इंडिया टू साइन दीज कन्वेंशंस एज वेल. सो इंडिया ने फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, प्रोटेक्शन ऑफ राइट, ये साइन क्यों नहीं किया था, क्योंकि इंडिया हैज़ सर्टन रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस अंडर द आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2. ठीक है, तो अंडर दिस रीजनल रेस्ट्रिक्शंस देयर आर सम रेस्ट्रिक्शंस ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच,
For instance, the civil servants, the government servants, the army officers cannot protest, right, on certain grounds. So for that reason, this convention has not been signed by India, right? So this is the point that you need to know. Now moving on to next topic, which is the US Singapore accounted for 1/3 of FDI during the financial year 25. तो RBI का रिसेंटली एक सेंसस हुआ था, तो इस सेंसस में क्या पाया गया कि US सिंगापुर अकाउंटेड फॉर 1/3. US एंड सिंगापुर जो है ये इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट आता है, FDI आता है, उसका 1/3 अकाउंट करता है, ठीक है. तो ये चीज़ याद रखना, ये द हिंदू में आया था. एंड इन केस ऑफ ODI, आउटबाउंड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, दिस इज आउटबाउंड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और दी आउट कंट्री डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो इंडिया इन्वेस्ट करता है बाहर कंट्री में, उसमें सबसे ज़्यादा इंडियंस कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है? सिंगापुर में, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स में, उसके बाद यूनाइटेड किंगडम में, ठीक है. तो इंडिया कहाँ का इन्वेस्ट कर रहा है? सिंगापुर में नंबर 1 सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स में इन्वेस्ट कर रहा है, उसके बाद यूनाइटेड किंगडम में कर रहा है. एंड ऑफ द FDI ड्यूरिंग 2024-25, 68 lakh, right, 75,931 crore was invested in India. एंड जो FDI है, FDI सबसे ज़्यादा कहाँ से आया है? US से आया है, दैट इज़ 20%, ठीक है. उसके बाद सिंगापुर से आया है 14.3%, मॉरिशियस से आया है 13.3% एंड UK. तो US, उसके बाद आया है सिंगापुर, देन आया मॉरिशियस, देन UK, देन नीदरलैंड. सो दीज आर द टॉप 5 कंट्रीज हु आर इन्वेस्टिंग इन इंडिया इन फॉर्म ऑफ FDI. एंड जो इंडिया का आउटबाउंड इन्वेस्टमेंट है सबसे ज़्यादा कहाँ पे जा रहा है? सिंगापुर में जा रहा है, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स में जा रहा है, ठीक है. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अकाउंटेड फॉर हाईएस्ट शेयर ऑफ FDI, राइट. सो हाईएस्ट शेयर ऑफ FDI कहाँ पे जा रहा है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जा रहा है, ठीक है, एट द मार्केट वैल्यू ऑफ 48.4%. जो इंडिया में FDI आ रहा है ना, उसका सबसे ज़्यादा 48.4% कहाँ पे जा रहा है? मैन्युफैक्चरिंग में जा रहा है. तो ये चीज़ याद रखना है, मैन्युफैक्चरिंग हैज़ द हाईएस्ट शेयर ऑफ FDI, ठीक है. तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. नाउ नॉन फाइनेंशियल कंपनीज हेल्ड 90.5% FDI इक्विटी वैल्यू, ठीक है. तो जो इंडिया में इन्वेस्टमेंट आ रहा है उसमें सबसे ज़्यादा कौन इन्वेस्ट कर रहा है? नॉन फाइनेंशियल कंपनीज, नॉट फाइनेंशियल कंपनीज, ठीक है. नॉन फाइनेंशियल कंपनीज ये 90% से ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है. तो ये चीज़ याद रखना है. तो इन टर्म्स ऑफ मार्केट वैल्यू द ग्रोथ ऑफ ODI इज 17.9%, आउटवेज द ग्रोथ ऑफ FDI एट 11.1%. तो इंडिया जो बाहर के कंट्री में इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, उसका ग्रोथ है ज़्यादा है रादर देन द ग्रोथ ऑफ द फॉरेन कंट्रीज इन इंडिया, ठीक है. तो ये चीज़ें आपको याद रखना है. Now moving on to next important current affairs, which is Russia launches the new nuclear submarine Khabarovsk, ठीक है. So Khabarovsk is a new nuclear submarine which is launched by Russia, right. So आपको ये एग्जाम में पूछा जा सकता है वन लाइनर में कि Khabarovsk recently seen in news is what? So it is a basically a nuclear submarine. It is capable of carrying the Poseidon drone, ठीक है. सो एक Poseidon drone है, ये भी न्यूज़ में था रिसेंटली. सो Poseidon drone बेसिकली इट इज़ अ अंडर वाटर ड्रोन, ठीक है. अंडर वाटर ड्रोन रिसेंटली रशिया ने लॉन्च किया था. उसको कैरी करने के लिए एक न्यूक्लियर सबमरीन बनाया गया Khabarovsk. रशिया टेस्ट न्यूक्लियर पावर्ड Poseidon अंडर वाटर ड्रोन, सो टेस्टेड बाय रशिया. एंड दिस इज़ अ टाइप ऑफ अनमैन्ड न्यूक्लियर पावर्ड अंडर वाटर व्हीकल, ठीक है. अंडर वाटर व्हीकल है ये, नॉट द अनमैन्ड एरियल व्हीकल. तो दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट. सो दिस इज़ द अंडर वाटर अनमैन्ड व्हीकल Poseidon, न्यूक्लियर पावर्ड है ये, रशिया ने लॉन्च किया था. रेंज है 10,000 किलोमीटर, स्पीड है 185 किलोमीटर पर आवर एंड प्ले लोड 2 मेगाटन न्यूक्लियर वॉरहेड ये कैरी कर सकता है, राइट. तो आपको ये सब ये कहाँ से लॉन्च किया जा सकता है? बेलगोरोड क्लास सबमरीन, राइट. एंड रिसेंटली एक सबमरीन लॉन्च किया गया, उसका नाम है Khabarovsk, ठीक है. सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, Khabarovsk एंड Poseidon आपको याद रखना है. नाउ नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स इज इंडियाज इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी क्रॉसेस 500 गीगावाट, रिन्यूएबल एनर्जी एक्सीड्स 50%. सो इंडिया का जो टोटल एनर्जी बास्केट है उसमें रिन्यूएबल एनर्जी का जो है value, right, contribution that has increased by 50%, more than 50%. That means now the major source of energy in India is not the fossil fuel but the renewable energy source, ठीक है. तो ये चीज़ आपको याद रखना है. एंड इट इज़ अनाउंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पावर. टोटल कैपेसिटी एज ऑफ 2025 September 30 इज़ 500.89 गीगावाट, ठीक है. द फॉसिल फ्यूल्स क्या क्या है?
49% फॉसिल फ्यूल से आता है इंडिया में अभी, एंड नॉन फॉसिल फ्यूल्स जो रिन्यूएबल एनर्जी है 51% आता है, ठीक है। सोलर से कितना आता है 127 गीगावाट, एंड विंड से 53 गीगावाट, हाइड्रो, न्यूक्लियर, बायोमास, स्मॉल हाइड्रो, ये सब है रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ से आ रहा है नॉन फॉसिल में, सोलर से आ रहा है 127 गीगावाट, ठीक है। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। नाउ दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट अचीवमेंट फॉर इंडिया, राइट, बिकॉज इंडिया में जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है 50% से ज़्यादा होना एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट होता है, एंड अचीव्ड द COP26 पंचामृत टारगेट। सो इंडिया का जो पंचामृत टारगेट था, 5 टारगेट था, राइट, बाई 2030, तो उसको अचीव कर लिया है बिफोर द टारगेट डेट, टारगेटेड ईयर, राइट। 2030 में 50% नॉन फॉसिल फ्यूल होना था, बट 2026 में ही इंडिया ने ये अचीव कर लिया है, 25 में ही अचीव कर लिया है, राइट। पोजिशंस इंडिया एज अ ग्लोबल लीडर एंड रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन, राइट, एंड द अचीविंग क्लाइमेट गोल्स। सो COP26 में इंडिया ने पंचामृत का टारगेट किया था, राइट, पंचामृत प्लान लॉन्च किया था। ये पंचामृत क्या क्या है आपको याद रखना है, राइट। नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी, अचीविंग 500 गीगावाट ऑफ नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2030। सो 2030 तक नॉन फॉसिल कैपेसिटी 500 गीगावाट करना था, ये क्रॉस हो चुका है अभी। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सिंग 50% ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज बाय 2030, ये भी कंप्लीट हो चुका है इंडिया में, राइट। रिन्यूएबल एनर्जी 50% से ज़्यादा अभी इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी से आ रहा है इंडिया का एनर्जी। कार्बन एमिशन रिडक्शन, रिड्यूसिंग प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन बाय 1 बिलियन टन्स बाय 2030, ठीक है, ये अचीव नहीं हुआ अभी। तो 1 बिलियन तक जो है इंडिया का कार्बन एमिशन रिड्यूस करना है बाय 2030। इकोनॉमिक कार्बन इंटेंसिटी, लोअरिंग कार्बन इंटेंसिटी ऑफ इकोनॉमी बाय 45% बाय 2030, ठीक है। तो यूपीएससी में आपको पॉइंट बेस्ड क्वेश्चन में और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, आपको इकोनॉमिक कार्बन इंटेंसिटी 45% से रिड्यूस करना है, कार्बन एमिशन रिडक्शन 50% से होना है, रिड्यूसिंग नेट जीरो एमिशंस बाय 2070। इंडिया का नेट जीरो जो टारगेट है 2070 का है टारगेट, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें याद रखना है, पंचामृत क्या क्या है, एंड रिसेंटली पंचामृत का 2 गोल अचीव हुआ है, एक 50% टारगेट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, एंड दूसरा है इज द 500 गीगावाट एनर्जी, ठीक है, फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, राइट। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स इज एक्सरसाइज त्रिशूल, इंडियाज ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज। सो इंडिया का जो ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज है बिटवीन द एयरफोर्स, इंडियन नेवी एंड इंडियन आर्मी, दिस हैज़ बीन रिसेंटली कंक्लूडेड, एंड इट इज़ अ लार्ज scale tri-services military exercise, right, and this was basically conducted at western border, which is the Thar desert region, the Sar Creek area में हुआ था, and ये forces इसमें कौन कौन इन्वॉल्व था, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, एंड इसका ऑब्जेक्टिव क्या क्या था, जॉइंट डेजर्ट क्रीक कोस्टल ऑपरेशंस एटसेट्रा, ये सब कुछ ऑपरेशंस था, ऑब्जेक्टिव था। आपको ये चीज़ याद नहीं रखना है, बस आपको याद रखना है कि एक्सरसाइज त्रिशूल क्या है। त्रिशूल इज बेसिकली, जस्ट रिमेंबर, त्रिशूल मीन्स 3, राइट, ट्राई मीन्स इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी एंड द इंडियन नेवी वॉज इन्वॉल्व इन दिस एक्सरसाइज, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज द 47th ASEAN समिट हेल्ड इन कुआलालंपुर। सो 47th ASEAN समिट रिसेंटली कहाँ पे हुआ था, कुआलालंपुर में हुआ था। तो इस समिट में ज़्यादा कुछ अचीवमेंट तो हुआ नहीं, ज़्यादा कुछ जो स्टेटमेंट है, राइट, MOU उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन आपको ये चीज़ याद रखना है, 47th जो आसियान समिट है ये कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ था। थीम क्या था इसका, थीम था इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी। थीम याद रखना है, कौन सी समिट था 47th, आपको वो याद रखना है, कहाँ पे हुआ था, कुआलालंपुर मलेशिया में, राइट। सो मलेशियन चेयर था, मलेशियन PM अनवर इब्राहिम, है ना, एंड इसका हाईलाइट क्या था, तिमोर लेस्टे फॉर्मली जॉइन द ASEAN 11th मेंबर। तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट था यहाँ पे, जो तिमोर लेस्टे, ठीक है, तिमोर लेस्टे ASEAN का नया एक मेंबर बना अंडर दिस 47th ASEAN समिट, राइट। सो तिमोर लेस्टे बेसिकली इट वाज तिमोर लेस्टे क्या था, एक ये पोर्टुगीज़ का एक कॉलोनी हुआ करता था, है ना। तो इस पोर्टुगीज़ का कॉलोनी को बाद में फ्रीडम मिला, राइट, इट गॉट फ्रीडम, एंड आफ्टर दैट इट वाज ऑक्यूपाइड बाय इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया ने ऑक्यूपाई किया था। लेटर ऑन इट गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम इंडोनेशिया एज वेल, एंड इट बिकेम द तिमोर लेस्टे इन अराउंड 2002, ठीक है, एंड आफ्टर दिस रिसेंटली ओनली इट बिकेम द मेंबर ऑफ द ASEAN, राइट। सो तिमोर लेस्टे इज़ द 11th मेंबर ऑफ ASEAN, आपको याद रखना है। ASEAN में अभी तक 10 मेंबर था, अभी 11 मेंबर हुआ है।
20th ईस्ट एशिया समिट भी हुआ इसके साइड लाइन में, ठीक है, एंड इट वॉज चेयर्ड बाय मलेशिया, इंडिया रिप्रेजेंटेड बाय जयशंकर एंड एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, एंड 22nd आसियान इंडिया समिट इट वॉज ऑल्सो हेल्ड, राइट, एंड पीएम मोदी वर्चुअली पार्टिसिपेटेड। तो यहाँ पे ईस्ट एशिया समिट भी हुआ, वो 20th एडिशन था, एंड 22nd आसियान इंडिया समिट भी हुआ, ये भी जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने चेयर किया था, राइट। तो आपको ये चीज़ याद रखना है। एंड डिक्लेयर 2026 एज आसियान इंडिया ईयर ऑफ मैरीटाइम कोऑपरेशन, ये आपको चीज़ याद रखना है। 2026 दिस हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एज द आसियान इंडिया ईयर ऑफ मैरीटाइम कोऑपरेशन, राइट। सो 42nd आसियान समिट का कुछ हाईलाइट से आपको याद रखना है, राइट। सो वी कवर्ड ऑल इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स विच वर देयर इन न्यूज़, एंड जो रेस्ट करंट अफेयर्स है, इससे भी ये जो मैंने करंट अफेयर्स कराया उसके बाद भी कुछ जो करंट अफेयर्स बचा होगा वो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे शेयर किया जाएगा, राइट। यू कैन गो टू आवर टेलीग्राम चैनल, दैट इज़ द ग्रेविटास IAS टेलीग्राम चैनल. We'll be sharing the important current affairs over there. We share daily current affairs, the model answers, etc. in our Telegram channel. You can join our Telegram channel. So having said that, I'm concluding this session. We'll meet again in the next video. Till then, take care. Thank you. Jai Hind.